अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो की तरह भी बाकी वीडियोस की तरह जैसे हम फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग वे में लेके चल रहे हैं बेटा, तो आज की हम अपनी इस वीडियो में अपने एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। वैसे तो ये टॉपिक एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक का नाम है बेटा हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है बेटा। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि हमें ब्रांचेज क्यों बनानी पड़ी फिज़िक्स की, ठीक है बेटा। अगर हम गौर करें तो इंसान ने दुनिया बनने से लेकर अब तक इंसान ने काफ़ी नॉलेज इकट्ठा किया है। उस सारे नॉलेज को नाम दिया जाता है साइंस का। फिर जब साइंस में इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया कि फिर उसको समझने के लिए, आसान तरीके में समझने के लिए साइंस को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था इन ब्रांचेज में। केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, हमारे पास मैथमेटिक्स हो गया बेटा। तो इसी तरह फिजिक्स में भी इतना नॉलेज डे बाय डे रिसर्च हो रही है, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नए नए लॉज आ रहे हैं बेटा। तो डे बाय डे इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जिससे हमें फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा बेटा, फिजिक्स को उसकी फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड करना पड़ा। उन ब्रांचेज में हम कौन सा नॉलेज किस ब्रांच में पढ़ेंगे बेटा, यहाँ हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे और जितना हम आपको एक्सप्लेन करना एज ए 9th स्टैंडर्ड है उतना ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप इन ब्रांचेज की डीपली स्टडी जो आप करेंगे वो फर्दर मजीद आगे वाली क्लासेस में करेंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक हो गई, फर्स्ट ईयर हो गई, सेकेंड ईयर हो गई, आगे यूनिवर्सिटीज़ क्लासेज हैं, ठीक है बेटा। तो कोशिश करेंगे कि आपको तमाम ब्रांचेस को डिटेल में लेके चलें ताकि आपको लास्ट में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर को। तो हमारा टॉपिक है आज का बेटा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली ब्रांच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फिजिक्स में वो है हमारे पास मैकेनिक्स की, ठीक है बेटा। मैकेनिक्स में ना बेसिकली हम एक चीज को डिस्कस करते हैं, वो है मोशन, ठीक है बेटा। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, मोशन को डिस्कस करते हैं, उसके लॉज को डिस्कस करते हैं और उसके कॉजेज को डिस्कस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है, उसका कॉज क्या है मूव करने का, किस वजह से मूव कर रहा है और उसके मूव करने की वजह से कौन से इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है बेटा वो हम डिस्कस करते हैं अपनी फिजिक्स की इस ब्रांच मैकेनिक्स में। मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, मैकेनिक्स में बेटा आप की पॉइंट्स बना के लिखते जाएं उर्दू में, ताकि लास्ट में जब आप ओवरव्यू करें, समराइज करें अपने इस लेक्चर को, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया करें। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मोशन, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स को, ठीक है बेटा। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। और मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि जब भी मोशन परफॉर्म होगी वो ड्यू टू फोर्स होगी, उसके पीछे जो कॉज होगा वो होगा फोर्स, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशंस लॉ, यानी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। एंड ग्रेविटेशन, हम सब जानते हैं बेटा ग्रेविटेशन बेसिकली हमारे पास एक फोर्स है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ मोशन। तो इसके जो कॉजेज ऑफ मोशन में हमने वहां पे वर्ड यूज किया था बेटा, वो हमने यूज किया था ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, हमारे पास कॉजेज ऑफ मोशन होती है बेटा, इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे पास मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कि मोशन, कॉजेज और उसके इफेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। अगर आप गौर करें तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है। एक है थर्मो जिसका मतलब है हीट, और दूसरा है डायनामिक्स
और डायनामिक्स स्टैंड करता है बेटा फॉर मोशन या फॉर मूवमेंट। थर्मोडायनामिक्स को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहें तो मतलब जब हीट का फ्लो करना, हीट का मोशन में होना। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम क्या करेंगे बेटा, हीट को स्टडी करेंगे, हीट के फ्लो को स्टडी करेंगे, उसकी डायनामिक्स प्रॉपर्टीज को स्टडीज करेंगे कि जब एक हीट फ्लो करती है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके मूव करने से क्या चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में। उसके साथ आप देखें ना, लेट सपोज अगर हम क्या करते हैं, एसी वाले रूम में हम थोड़ी देर के लिए अपनी विंडो ओपन कर दें तो बाहर से हीट अंदर आने लगती है, जिससे हमारा टेम्परेचर स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो हीट के फ्लो होने से टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम स्टडी करेंगे। और हीट क्योंकि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो हीट के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में दोबारा सुन लें, पॉइंट्स बना लें कि हीट के फ्लो को पढ़ते हैं, हीट के फ्लो होने की वजह से उसके टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में क्या फर्क होता है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। और हीट क्योंकि एक एनर्जी की फॉर्म है, इस एनर्जी को हम अपने मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी डिटेल हम बेटा फिजिक्स की इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर, मैंने कहा है ना कि ये हमें हीट के बारे में बताती है और उसके साथ टेम्परेचर में कौन सा इससे रिलेशन बनता है, टेम्परेचर के साथ इस हीट का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। एंड देयर रिलेशन एनर्जी टू वर्क, क्योंकि हीट हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है और एनर्जी हम वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं ये सारी डिटेल हम स्टडी करेंगे बेटा इस थर्मोडायनामिक्स में। ओके, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ हो कि इलेक्ट्रिसिटी ये जो हमारे पास घरों में होती है, हम अपने होम अप्लायंसेस चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी फील होती है। सबसे पहले हम रीजन जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ना बेटा, वो होती है चार्जेस की मोशन में आने की वजह से। ठीक है बेटा, समराइज कर लें पॉइंट्स की फॉर्म में कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा, चार्जेस की मूव करने की वजह से। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो इट मीन्स हम चार्जेस को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। चार्जेस मूव नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा सेल होता है, वो क्लॉक सेल होता है, आप उसको हाथ में लें तो उस वक्त आपको करंट फील नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो चार्जेस होता है सेल में वो एट रेस्ट होता है। और जब आप उसको किसी सर्किट में लगाते हैं तो चार्जेस मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें करंट मिलता है और हम कोई ना कोई चीज चलाते हैं उसके ऊपर, ऐसे बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम जो डिस्कस करेंगे वो चार्जेस को डिस्कस करेंगे कि चार्जेस रेस्ट में कैसे होते हैं, मोशन में कैसे होते हैं, इनकी रेस्ट में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मोशन में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो हम चार्जेस को स्टडी करेंगे इन टू केसेस, रेस्ट एंड मोशन में। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है बेटा हमारे पास मैग्नेटिज्म आ गई है। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक साथ गिवन की गई है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देखें वो कहते हैं कि मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब नोट करें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनकी नहीं होती। अब लेट सपोज जब हम एक मैग्नेट लेते हैं वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है और किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती वो उन्हें स्टडी नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता।
तो इस ब्रांच में हम मैग्नेटिक की अट्रैक्शन, रिपल्शन, किन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है इसको स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। वो सारा कुछ इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे हम मैग्नेटिज्म में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चारों ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। तो वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। जैसा कि आप इसके नाम से ही एटॉमिक ड्राइव किया गया है एटम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एटम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बेटा कि एटम क्या होता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सिवाय लाइट के, सूरज की रोशनी के, वो तमाम मैटर हैं। वो अलग अलग स्टेट में है, अलग बात है, कोई लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है, प्लाज्मा में है, लेकिन बेसिकली वो मैटर होती है। ये जो मैटर होता है ना, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, ठीक है बेटा। तो ये है एटम का इंट्रोडक्शन। मैटर से हमारा ये यूनिवर्सल बना हुआ है और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। तो आए एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में वो हमें कहता है स्टूडेंट्स कि इट डील्स विद द कंपोजिशन, कि एटम्स किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन मतलब एटम में कौन कौन सी चीजें, पार्टिकल्स हैं जो एटम को कंप्लीट करती हैं, एक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा वो कहते हैं स्ट्रक्चर, और हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, ये हम स्टडी करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, के एटम्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। अब हर एटम की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, वो डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर जितने पार्टिकल्स किस स्ट्रेंथ में हैं। हर एटम में उसके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स की बेसिस के ऊपर एटम की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। ओके, तो एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? एटम कंपोजिशन, के एटम किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। सेकेंड, स्ट्रक्चर के एटम दिखता कैसे, उसकी बनावट कैसे है। थर्ड, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं ड्यू टू इसके पार्टिकल्स की वजह से, कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, ये सारी बेसिस के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास पांचवी 5 ब्रांच भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट ब्रांच डिस्कस करते हैं, वो है बायोफिजिक्स। आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी होंगी तो वहां पर होगी बायो केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, फिजिक्स हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स के नॉलेज को इग्नोर करके कंप्लीट बायोलॉजी का नॉलेज गेन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी कुछ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों में फिजिक्स के लॉज की मदद लेनी पड़ती है, फिजिक्स की एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है मेडिकल की फील्ड में। तो उन सब की जो इंटरेक्शन है बायो और फिजिक्स की, वो हम अपनी इस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। वो कहता है कि बायोफिजिक्स इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड बायोफिजिक्स सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, कि इसमें बायो और फिजिक्स का स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन कैसे कंबाइन इंटरेक्ट होकर हमारे लिए फैसिलिटेट करती हैं हमें दोनों ब्रांचेस। इसे हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा।
आगे हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ रही है, वो आ रही है साउंड। तो साउंड हमारे पास बेटा होती है कि अब मैं बात कर रहा हूं, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है। इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि मेरी साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है, किस चीज के जरिए पहुंच रही है, ये पढ़ेंगे। साउंड की प्रोडक्शन कैसे हो रही है। साउंड हम सब जानते हैं कि हमारे गले में वोकल्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से, उनकी मोशन की वजह से ये साउंड सुनाई देती है, प्रोड्यूस होती है। साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब कुछ चीज़ों की आवाज़ दूर तक जाती है, कुछ चीज़ों की आवाज़ थोड़े कम फासले तक जाती है। इसी तरह इंसानों की आवाज़, जानवर की आवाज़, आप ये करें कि मेल फीमेल चिल्ड्रन की आवाज़, ये अलग अलग क्यों होती हैं, क्योंकि हर इंसान की साउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। उसकी लाउडनेस, उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, इन सब को स्टडी करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है वोकल कॉर्ड के जरिए। साउंड वेव, के साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रही है, इन सब को हम स्टडी करते हैं अपनी इस ब्रांच साउंड में। ओके स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखें, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक आइटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। मैं जब एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करूंगा तो मैं इसकी कंपोजिशन को देखूंगा कि ये कैसे बना हुआ है। इसमें शेल्स बने हुए होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इन सब को हम कंपोजिशन ऑफ एटम्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। इसमें हम खाली स्टडी करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, कि एटम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और कैसे बना हुआ है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं कि वो पार्टिकल जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उनका बिहेवियर क्या है, उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनकी मूवमेंट कितनी है, सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं। फर्दर डिटेल्स में जब हम एटम के बारे में और उसके पार्टिकल्स में बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। ये सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर ये वर्ड सुना होगा, एस्ट्रोनट्स। और एस्ट्रोनट्स की बात आ गई है तो आपके माइंड में ये आइडिया आ गया होगा कि एस्ट्रोनट्स हम उन्हें कहते हैं जो लोग स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, मुख्तलिफ पर्पज के लिए स्पेस में जाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनट्स कहते हैं। और यहाँ आ रही है एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेस में होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, स्पेस में कितने कैसा ऑब्जेक्ट हैं, उनकी प्लेस क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी मोशन क्या है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। तो अब देखें ना, द स्टडी ऑफ द सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स। सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो स्पेस में होते हैं बेटा, ठीक है। अब वो कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। क्योंकि जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो फिजिक्स के लॉज को पढ़ के जाता है, क्योंकि फिजिक्स हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का नॉलेज देती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नॉलेज देती है। और इनको स्टडी किए बगैर
हम स्पेस में जाकर सेल्सियस ऑब्जेक्ट्स को रिसर्च या स्टडी नहीं कर सकते डिटेल में, ठीक है। तो हम एस्ट्रोफिजिक्स में इन चीजों के बारे में स्टडी करती हैं, फिजिक्स के लॉज को इस्तेमाल करके जो स्पेस में चीजें होती हैं। ओके, आई होप के ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा को स्टडी करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। अभी हमने क्या कहा है कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से। हम कहते हैं कि कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, और वो बना हुआ है, तो वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। अब यहां से मैं एक एटम को कंसीडर करता हूं, ठीक है। अब ये एटम्स में क्या होता है, बाज़ दफा इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। ये एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक देते भी हैं और गेन भी करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाता है। जब एक एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ आ जाए तो फिर वो आयोनाइज या आयन बन जाता है। तो फिर जब इन सारे एटम्स के ऊपर, जब ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो किसी के ऊपर पॉजिटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा आयंस का। तो फिर हम इस मैटर को कहेंगे कि भाई ये प्लाज्मा स्टेट है अब मैटर की, ठीक है। तो वो कहता है द स्टडी अबाउट द हाईली कंसर्न्ड आयोनाइज्ड एटम्स। और आयोनाइज्ड एटम्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं और अपने ऊपर डिफरेंट चार्जेस कैरी करते हैं, तो उन्हें हम आयोनाइज्ड एटम्स कहते हैं। फॉर्मिंग बेयर न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। और हम उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसको भी स्टडी करते हैं कि किस एटम में इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है, और किस एटम के सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास हैं। ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है जियो फिजिक्स। तो जियो मीन जियो का वर्ल्ड कहीं पर भी आए। अब जियोमेट्री में आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस में जियोमेट्री जब आती तो वहां पर आप अर्थ की मेजरमेंट्स लेते थे। तो जियो फिजिक्स में हमें बताया कि जियो स्टैंड करती है फॉर अर्थ। तो हम जब अर्थ के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको कहा जाता है हमारे पास जियो फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिक्स। आप दोबारा अगर थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिक्स का आप वर्ल्ड अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। मैं याद दिलाऊंगा आपको कि जब आप किसी लेंसेज की दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो फिर आप जब ऑप्टिक्स की ब्रांच को स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में जब हम ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट को स्टडी करना, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करना कि लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स में विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब लेट्स सपोज हम जब कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो अगर लाइट ना हो तो हम कैमरे से कोई चीज कलेक्ट नहीं कर पाते। जब लाइट होगी तो हम कैमरे का लेंस इस्तेमाल करके, ऑप्टिकल कैमरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस्तेमाल करके उस रोशनी में जो चीज होती है हम उसकी इमेज बनाते हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के अबाउट, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की वेलोसिटी, लाइट की प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कैमरा हो गया, मिरर हो गए, लेंसेज हो गए, इनकी मदद से जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 12 ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे वो बात पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे पास इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम फिजिक्स की बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन फौरी आपके पास आ जाए। तो तब तक के लिए हम नई वीडियो में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद इन इंटरेस्टिंग वे, ताकि वो आपको बोरिंग फील ना हो। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।